ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सूखे पत्तों की चरमराहट से हम जंगल का मन भांपते हैं। नदी में डुबोकर पेड़ों ने लिखी जो कहानी, पहाड़ों के सीने पर हम वो बाँचते हैं। जनजातीय समाज अपनी जीवन शैली, अपने जीवन के आधार और मातृभूमि से प्रेम को बरसों से इसी तरह जीता और कहता आया है। अपनी धरती, अपनी जन्मभूमि से उनका लगाव बहुत गहरा रहा है। लेकिन उनके इलाके में बाहरी मैदानी क्षेत्रों के लोग यानी साहूकार, व्यापारी, ठेकेदार घुसते रहे और उनका दमन और शोषण करते रहे। और उन दिनों ब्रिटिश शासन उनके संरक्षक के रूप में काम करता था। आदिवासियों में प्रचलित सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को मान्यता न देकर ब्रिटिश कानून व्यवस्था में निजी स्वामित्व को ही मान्यता दी गई। परिणाम स्वरूप देश भर में समय समय पर जनजातीय समाज में तनाव की स्थिति पैदा हुई और हिंसक विद्रोह के रूप में उनकी नाराजगी प्रकट होने लगी। मध्य प्रदेश में भी गोंड और भील जनजातियों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अस्त्र उठाए। सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने लंबा संघर्ष किया। मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही महान जननायक थे टंट्या भील, जिन्हें निमाड़ और मालवांचल आज भी टंट्या मामा कहकर पुकारता है।
लो सुन लो, अरे सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो भैया, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो लोगन भाई। खंडवा जिले की पंधाना तहसील में भील बाहुल्य एक छोटा सा गांव है, बड़दा। इसी गांव में सन 1842 में भाऊ सिंह भील के घर टंट्या ने जन्म लिया। उनकी मां बचपन में ही उन्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार गईं। पिता भाऊ सिंह गांव में मालगुजार की भूमि पर प्रतिवर्ष लगान देकर कृषि कार्य किया करते थे। भाऊ सिंह ने बच्चे के लालन पालन के लिए दूसरी शादी भी नहीं की। गांव में ज्वार के पौधे को सूखने के बाद पतला और लंबा होने के कारण टंटा कहा जाता है। बचपन से ही दुबला पतला और लंबा होने के कारण इस बालक को भी टंटिया कहकर पुकारा जाने लगा। पिता ने टंटिया को बचपन से ही लाठी, गोफन और तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया। इस तरह इन शस्त्र कलाओं में वो दक्ष हो गया। कागजबाई से उसका विवाह कराकर पिता ने खेती-बाड़ी की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। अब वो गांव में सबका स्नेह पात्र और युवाओं का अघोषित नायक था। उसकी व्यवहार कुशलता और विनम्रता ने उसे लोकप्रिय बना रखा था। इस तरह अपनी जन्मभूमि और उसकी हरितिमा के दुलार के बीच टंट्या का जीवन आगे बढ़ रहा था।
समय बाद प्राकृतिक प्रकोप और अवर्षा के कारण गांव के बुरे दिन शुरू हुए। टंट्या को भी इस विपत्ति का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में पिता भी नहीं रहे। भूमि का 4 वर्ष का लगान बकाया हो गया। इन परिस्थितियों में टंट्या को पोखर गांव की याद आई, जहां उनके पिता भाऊ सिंह ने अपने एक मित्र शिवा पाटिल के साथ मिलकर जमीन खरीदी थी और उसकी देखभाल शिवा पाटिल ही किया करते थे। टंट्या ने जमीन में हिस्सेदारी के उद्देश्य से पोखर गांव का रुख किया। टंट्या जब शिवा पाटिल के पास पहुंचे तो उनका आदर सत्कार तो खूब हुआ, लेकिन जमीन की बात करते ही शिवा ने उस जमीन पर टंट्या के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। इस बात से टंट्या बहुत आहत हुए और वापस अपने गांव बड़दा आकर मकान, बैलगाड़ी आदि बेचकर कुछ धनराशि जुटाई और खंडवा न्यायालय में शिवा की धोखाधड़ी के खिलाफ गुहार लगाई। लेकिन झूठे साक्ष्यों के आधार पर शिवा ने ये मुकदमा जीत लिया। पराजित टंट्या से ये अत्याचार सहन नहीं हो सका। इन हालात में उन्होंने अपने अधिकार के लिए विद्रोह का संकल्प लिया और लाठी से शिवा के नौकरों की पिटाई करके खेत पर कब्जा कर लिया। अब शिवा पाटिल ने टंट्या के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत पर पुलिस ने टंट्या को गिरफ्तार किया। मुकदमा चला और उन्हें 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई। निजी जीवन में अन्याय और जेल में बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार, इन अनुभवों ने टंट्या को अत्यंत क्षुब्ध किया। यही वो बिंदु था जिसने उनके भीतर शोषण और अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह की भावना को जन्म दिया। वो जेल से छूटे और पोखर में मजदूरी करके जीवन निर्वाह करने लगे, लेकिन यहाँ भी उन्हें शांति से जीने नहीं दिया गया। कोई भी घटना घटती और उसमें उन्हें फंसाने का षड्यंत्र रच दिया जाता। परेशान होकर वो पोखर से हीरापुर आ गए। यहाँ उन्हें चोरी के आरोप में फंसाकर फिर से जेल भेज दिया गया। इन हालात में अपने साथी बिजौनिया भील के साथ टंट्या ने तलवार उठाई और कई सिपाहियों को घायल कर दिया। इस प्रकरण में उन्हें 3 माह की सजा हुई। अब टंट्या ने झिरन्या गांव में शरण ली। यहाँ भी किसी अपराधी ने चोरी के मामले में उनका नाम लिया और पुलिस उनके पीछे पड़ गई। इस तरह टंट्या ने निर्धन और कमजोरों की दुर्दशा को अपने चारों ओर और अपने निजी जीवन में भी बहुत गहराई से महसूस किया और इस स्थिति से उबरने और दूसरों को उबारने के लिए उन्होंने बगावत का संकल्प किया। उन्होंने साहूकारों, मालगुजारों और ब्रिटिश हुकूमत से पीड़ित लोगों का एक दल बनाया और नाजायज संपत्ति लूटकर जरूरतमंदों में उसे बांटना शुरू किया। इस तरह भीलों में ये विश्वास पैदा हो गया कि टंट्या मामा के रहते कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। 30 जून सन 1876 को उन्होंने जमींदार हिम्मत सिंह के यहाँ धावा बोला। इस धावे में उन्हें षड्यंत्र में फंसाकर उनके विश्वासपात्र साथियों के साथ गिरफ्तार करवा दिया गया। लेकिन टंट्या के हौसले बुलंद थे। अत्याचारों की ऐसी अनेक कहानियां वो पहले भी जी आए थे। विद्रोह उनकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा था। Hari
नवंबर सन 1878 को खंडवा की अदालत में टंटिया को दौलिया और बिजौनिया के साथ पेश किया गया। हिम्मत पटेल ने टंटिया के खिलाफ गवाही दी और उन्हें खंडवा जेल में रखा गया। अंग्रेज सरकार टंटिया को काला पानी की सजा सुनाने की साजिश रच रही थी। इसी बीच टंटिया ने दौलिया के साथ जेल से निकलने की योजना बनाई। टंटिया ने पहरे पर तैनात सिपाही को उस समय काबू में कर लिया जब वो उसे अदालत ले जाने की तैयारी कर रहा था। दौलिया ने अपनी ताकत से कोठरी के सरिये मोड़ दिए। उसने सिपाही की वर्दी पहनी और मुख्य द्वार से बाहर हो गया। टंटिया ने जेल की दीवार फांदकर खुद को आजाद कर लिया। इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ गई। टंटिया का दल अमीरों के पैसे लूटता और गरीबों में बांट देता। टंटिया का प्रभाव मध्य प्रांत, सीपी क्षेत्र, खानदेश, होशंगाबाद, बैतूल, महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्र और संपूर्ण मालवांचल तक फैल गया। उन दिनों ब्रिटिश सत्ता हर हाल में किसानों से दुगुना तिगुना कर वसूल रही थी। टंटिया ने अकाल पीड़ित लोगों को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा सरकारी अनाज लूटकर बंटवा दिया। अपने क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने लगभग 400 डाके डाले और लूट का माल हजारों परिवारों में वितरित किया। इस तरह पूरे क्षेत्र में टंटिया का सम्मान एक राजा के समान होने लगा। ब्रिटिश सत्ता और जमींदारों के अत्याचारों के प्रबल विरोध और सेवा तथा परोपकार की भावना ने उन्हें जननायक बना दिया। 12 साल तक अंग्रेजी सत्ता उनसे परेशान रही। भीलों के एक छत्र सेना नायक टंटिया के कारनामे उस वक्त के अखबारों की सुर्खियां होते थे। तात्या टोपी की तरह टंटिया भी गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। अपने दल में उन्होंने अपने कई हमशक्ल रखे थे, जिसकी बदौलत 1700 गांवों में एक समय में ही ग्राम सभा हो जाती, आदिवासियों के झगड़ों का निपटारा हो जाता और ब्रिटिश सत्ता की आंखों में धूल झोंकने में भी वो सफल रहते। सन 1880 में टंटिया ने उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी जब उन्होंने अलग अलग दिशाओं से 24 गांवों में एक साथ डाके डाले। उन्हें पकड़ने के लिए इश्तिहार छपे। इंग्लैंड से एक नामी पुलिस अफसर बुलाया गया और ब्रिटिश तंत्र ने पुलिस और स्थानीय पलटनों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। लेकिन टंटिया एक चतुर योद्धा थे। इतने प्रयासों के बावजूद उन्हें पकड़ने में अंग्रेजों को 7 साल का समय लगा। उनके साथी बिजौनिया को पकड़कर फांसी दे दी गई। परिणाम स्वरूप उनकी ताकत कुछ घटी। धीरे धीरे उनके विश्वास पात्र साथी दौलिया, मोडिया, हेरिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टंटिया का दल अब कमजोर हो चुका था। उन्होंने भूखे प्यासे जंगलों में भटकते हुए बनेर के गणपत सिंह से सहायता मांगी, लेकिन गणपत सिंह ने 11 अगस्त सन 1889 को श्रावण पूर्णिमा के दिन अपनी पत्नी से राखी बंधवाने का छल करते हुए टंटिया को गिरफ्तार करवा दिया। उन्हें खंडवा से इंदौर होते हुए जबलपुर लाया गया। ये टंटिया की प्रसिद्धि ही थी कि उन्हें देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। 19 अक्टूबर सन 1889 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स के 10 नवंबर 1889 के अंक ने टंटिया भील की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से छापते हुए उन्हें इंडिया का रॉबिन हुड कहा। 4 दिसंबर सन 1889 को इस महान योद्धा ने अंतिम सांस ली। आज भी निमाड़ अंचल में उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। मालवी, गुजराती, मराठी और राजस्थानी लोक अंचलों में उनका जीवन चरित्र बड़ी ही श्रद्धा के साथ याद किया जाता है और जनजातीय समाज उन्हें स्वाधीनता सेनानी नहीं, एक देवता के रूप में पूजते हुए कहता है, तांत्या बायो टंटिया खड़माटवो, घाटिया खड़धान, भूख्या खड़ंग बाट्यो। नमन ऐसे महान जननायक को। टंटिया भील बरोल रैया अंग्रेज जनते ठानी रार। टंटिया भील बरोल रैया अंग्रेज जनते ठानी रार।
आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। ये वतन का वतन